बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। दोपहर के 4:04 हुआ चाहते हैं और अभी तक की अहम खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गहमा गहमी अगरचे ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सियासी लीडरान की जनब से बयानात और उनके जवाबात जो है वो आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि इन कुछ दिनों के अंदर इसमें बड़ी शिद्दत भी पाई जा रही है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि आज शोपियां के अंदर थे और शोपियां में जो रिश नगरी का इलाका है जहां पर जफर इकबाल मनास की जनब से आज एक प्रोग्राम रखा गया था, और इस हवाले से जब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यहां पर आए और उसके बाद कन्वेंशन से खिताब किया और लोगों को आइंदा वक्त में या आने वाले वक्त में अपनी पार्टी का साथ देने का और रोडेल लोगों से अपील की है। लेकिन इस दौरान सईद अहमद अल्ताफ बुखारी के निशाने पर दो पार्टियां रही है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा पीडीपी, यानी इन्हीं दोनों जमातों पर पेदर पे वार सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किए। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर के अंदर जो सिविलियन हलाकतें हुई हैं साबिका अदवार में, उस हवाले से उन्होंने पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि आम शहरियों को मारना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए एक यकसा एक्सरसाइज थी, एक कॉमन एक्सरसाइज थी। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के बारे में ये भी बताते चलें कि वो खुद भी पीडीपी के अंदर रहे हैं और जो इल्ज़ामात उनकी जनब से पीडीपी पर डाले जा रहे हैं वो साल 2016 के हैं, क्योंकि साल 2016 में ही इंशा नाम की एक लड़की जो शोपियां के अंदर रहती थी और जो अपने खिड़की पर थी और बाहर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस दौरान वो निशाना बनी थी फोर्सेस के पैलेट्स का, जिसके नतीजे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और सईद अहमद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि शोपियां की लड़की इंशा की आंखों की रोशनी छीनने में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उस वक्त जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से सवाल पूछा गया कि आप ये जिम्मेदारी सिर्फ महबूबा मुफ्ती पर क्यों डाल रहे हैं, आप भी तो उस हुकूमत का हिस्सा थे, आप तो उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उस पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना था कि नहीं, मैं कोई मिनिस्टर नहीं था, मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं था। हालांकि जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो उस सरकार में भी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी वजीर थे और उसके बाद महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती मोहम्मद सईद, दोनों सरकारों में वो हिस्सा रहे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन जब आज उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैं उस सारी सूरत हाल का हिस्सा नहीं था और मैं उस हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है, आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह का आर्गूमेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किया। नंबर 2, ये कुदरत का कानून है, जब कोई कुछ हासिल करता है तो दुनिया उस पर गर्व करती है। हम सबको गर्व करना चाहिए। एक मुश्किल दौर से वो बच्ची निकली और कामयाब हुई, ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े, अगर आप अहद कर लें कि मैंने फेस करना है। उस बच्ची ने अकेली नहीं फेस किया जैसे आप कहते हैं, और उसने एक पड़ाव ज़िंदगी का तो आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और जहाँ तक बात है कि उसको उस वक़्त क्यों कोई नहीं आया, शायद वो उस वक़्त के हुक्मरान जवाब दे सकते हैं। तो आपकी सरकार, आप सरकार में थे, पीडीपी? मैं सरकार में नहीं था, पीडीपी में मैं सरकार में नहीं था। 2016 में मैं जवाब खत्म कर रहा हूँ वहीं पे। सर, दूसरा सवाल मेरा है, मैं 2016 के उस खूनहीन साल में मैं मिनिस्टर नहीं था और उसके लिए आप महबूबा मुफ्ती से जवाब पूछे। मैंने भी पूछा था, मुझे पार्टी से निकाला गया। आगे चलिए। मेरे भाई, उनकी जमात है, वो कुछ भी करें तो इलेक्शन क्यों? जी, उनकी जमात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। न मैं उनकी जमात को ये कहूँगा कि उनके बेमिसाल हैं या बामिसाल हैं। मैं ये तब मानूंगा जिस वक्त यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे, जिनको लोग दे देंगे वो उनका फैसला होगा। नंबर 1, हमने इनके इन 9 सालों में 2 चीज़ें देखी। एक ये देखा कि हमारी स्पेशल पोजीशन जो थी उसको ले गए,
दूसरा ये देखा कि उन्होंने कहा हमने जमहूरियत ग्रास रूट की बहाल की। वो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा क्या बहाल की, DDCs बनाए, इनको इख्तियार आती इमन पेवा पकुन बिचार अफसरन पाता अमन न मानान इम क्या वनान ये इम आसे दपो न चेयरमैन करान डिलीवर अत बनिया तमिस हकन वल्ती कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत, ये तो बादशाह का दूसरा नाम है। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी के दबाव पे है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते। कोई दबाव तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो है ही। अब मैं कहूँ या ना कहूँ, सच बात तो वही है। तो सर आम लोग सफर हो रहे हैं। बिल्कुल सफर हो रहे हैं, आम लोग सफर हो रहे हैं, हम जैसे लोग सफर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में जाते हैं, हम लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, दिल रोता है, हल करते, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हम क्या हल करेंगे। पास इल्म नजूमी नहीं है, ये तो किसी नजूमी से पूछना पड़ेगा। वो भी वो नजूमी होना चाहिए जिसका इनके साथ कोई राब्ता ना हो। मेरे भाई उनकी जमात है, वो कुछ भी करें। तो इलेक्शन क्यों जी उनकी जमात जम्मू कश्मीर के हवाले से ही, क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है श्रीनगर के अंदर मरहूम गुलामुद्दीन शाह की बरसी पर फातिहा खानी के लिए आए हुए थे, और इस हवाले से आज जो एक तकरीब मुनक़द हुई है, उस तकरीब में बाज़ाबिता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं वो यहाँ पर दिखे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लीडरान शामिल थे, उन्होंने आज मरहूम गुलामुद्दीन शाह जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और उनकी याद में या उनकी बरसी के सिलसिले में एक ताज़िया की तकरीब जो है वो मुनक़द की गई थी, उस पर उन्होंने शिरकत की है। और इस तरह से इस दुआ मजलिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने मरहूम गुलामुद्दीन शाह के हक में दुआई मगफिरत की है और फातिहा ख्वानी की है। इस मौके पर अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से कोई बात नहीं की, अलबत्ता उनके भाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने गुलामुद्दीन शाह के हवाले से कहा कि गुलामुद्दीन शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है और वर्कर की हमेशा सपोर्ट की है। उन्होंने कहा कि वफादारी की सबक अगर सीखनी है तो वो मरहूम मुद्दीन शाह जो कि एक किताब है। जाना है दुनिया फानी से, वो भी अपने टाइम चले गए, बहुत बेहतरीन। वो बेसिकली वर्करों की बड़ा ख्याल रखते थे, तंजीम के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अगर उनको कहते थे तंजीम के लिए जान दो, वो दे देते। इंतहाई वफादार। अगर वफादारी सीखनी है किसी से, वो मरहूम गुलामुद्दीन शाह साहब की ज़िंदगी से सबक लेके पता चलेगा कि वफादारी क्या होती है। इलेक्शन का जो उमर साहब ने कल चले, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उनसे सवाल पूछा गया है इलेक्शंस के बारे में भी, और उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव नजर आ रहे हैं, खासतौर पर असेंबली इंतखाबात। तो उस पर उन्होंने कहा कि उमर साहब ने कल ही कहा है कि इलेक्शन कराने में सरकार और इलेक्शन कमीशन लैतोलैल से काम कर रही है। अब तो हर किसी को समझ में आ गया है कि इनका यानी बीजेपी का सियासी मुस्तकबिल नफी के बराबर जम्मू कश्मीर के अंदर है। उन्होंने कहा कि डिले करके अपने आप को ये बचाते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन अवाम का सामना करना पड़ेगा। ये मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दरअसल बीजेपी या उनकी जो सरकार है वो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, और इस वजह से इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से कोई जो है खातिर का कदम नहीं उठा रहा है। जबकि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक इलेक्शंस ड्यू है लेकिन कराए नहीं जा रहे। ये दरअसल इसलिए क्योंकि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जो ग्राउंड है वो सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस वजह से वो इस डिले प्रोसेस में लगे हुए। लेकिन इन्हें नहीं पता है कि एक दिन इन्हें अवाम के इस गजब का जो है मुंह देखना है और इसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन का जो साहब ने कल वाज़ेह कर दिया है, ये लातलाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है। इनको ये सीधी सी बात है, अब बेवकूफ़ को भी ये पता चला है कि इनका जो सियासी मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में है वो नफ़ी के बराबर है। इसलिए जितनी देर ये इलेक्शन को मुलतवी करते जाएंगे ये समझते हैं ये महफूज है, लेकिन बिलवक्त इन्होंने अवाम की अदालत में जाना है, हमारे आइन के तहत जाना है, और वहाँ इनको
वहाँ जो अवाम का रद्दअमल होगा उससे इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना में यूनिटी मीट और इसमें जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के बाकी भी शायद पीछे हटे। कोई नहीं गया, कौन गया अभी तक? मुल्की सतह पे किसी से भी सलाह मशवरा नहीं हुआ है। फारूक साहब गए हैं, मिले हैं नेताओं से, लेकिन रस्मी तौर कोई मुकालमा नहीं हुआ है। हाँ, इसी अभी मुकालमा नहीं हुआ है। जब होगा आपको मेरे से पहले पता चलेगा, मुझे बाद में पता चलेगा। यही है कि इकट्ठे होने में जो है हम चलिए, आज जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग की भी बरसी मनाई जा रही है। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और उनका जो सियासी करियर है या उनकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के आसपास ही तस्वुर की जाती है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वो बहुत करीबी तस्वुर किए जाते थे। और माना जा रहा है कि जो लैंड टू टिलर जो कानून था उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग का एक अहम रोल है। तो इस हवाले से उनकी बरसी यानी 41वीं बरसी की निस्बत से आज अनंतनाग के अंदर डॉक्टर महबूब बेग जो कि PDP से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सदारत में आज यहाँ पर वर्करों की एक खासी तादाद मौजूद थी जिन्होंने फतेह खानी की दुआई मगफिरत की उनके मज़ार पर। और इस दौरान जब डॉक्टर महबूब बेग जो कि साबिका वज़ीर भी हैं, साबिका मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और PDP के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें पार्टी से ऊपर उठकर स्टडी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रिसर्चर्स से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो सियासी नज़रियात को एक तरफ छोड़कर ऐसी सियासी शख्सियात पर रिसर्च करें। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग ने जम्मू कश्मीर की आवाम को 2 ऐसी चीज़ें दी हैं जिस पर कश्मीर को फ़ख्र करना चाहिए, ये डॉक्टर महबूब बेग कहते हैं। और डॉक्टर महबूब बेग मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग के फर्जंद हैं और मिर्ज़ा महबूब बेग के जो महबूब बेग हैं वो आज PDP के अंदर है। और उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग की जो कंट्रीब्यूशन है उसे रहती दुनिया तक कश्मीर के लोग याद रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो रहबर हैं, वो रहनुमा हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं तो PDP से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा PDP का जहाँ तक ताल्लुक़ है, महबूबा जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा मानना है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस वक्त जिस मुसीबत में है उस मुसीबत से बचाने के लिए हमें एक दूसरे के इख्तिलाफात छोड़ के एक होके रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत और पहचान जो है उसको बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है कि PDP को लगता है, महबूबा जी को लगता है, हमें पार्टी से मफाद से ऊपर उठ के हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत और पहचान बचाने के लिए एक होना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है इस वक्त कोई एक पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं बचा सकती है। हमारा मानना है इस वक्त सब पार्टीज जिनका मकसद हमारी जो वहदत है, पहचान है, 370 है, 35E है, जो हमारे लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन करता था, यहाँ इतनी बेकारी और बेरोजगारी है वो आप 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं खोल सकते हैं। इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए महबूबा जी का मानना है, PDP का मानना है, ये टाइम आ गया है जब हमें पार्टी मफादात से ऊपर उठ के रियासत जम्मू कश्मीर और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था, तो इस तरह से महबूब बेग को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से भी आज उनके मज़ार पर एक दुआ मजलिस का अहतमाम किया गया था। और साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान हैं, उन्होंने आज मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग के मज़ार पर जाकर वहाँ पर गुलाह अकीदत या खराज तहसीन उन्हें पेश की है। और इस दौरान यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और वर्कराओं की जानिब से उनके हक में दुआई मगफिरत भी की गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सीनियर लीडरान जिनमें बशीर अहमद वीरी, जिनमें जो है अल्ताफ कुल्लू और इसके अलावा पीर मंसूर और अब्दुल मजीद भट्ट भी शामिल नजर आ रहे हैं। एक 41वीं बरसी है मरहूम फखरी कश्मीर मरहूम मिर्ज़ा अफजल बेग साहब। उन्होंने काफ़ी काम किया है लैंड टू टिलर, जैसे आपने कहा। शेख साहब ने, क्योंकि डिप्टी CM थे उनकी काबीना के, तो काम उन्होंने बहुत किया है, बहुत देन है
उसकी कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनकी तंजीम के स्टालवार्ट लीडर रहे। हर साल की तरह आज भी हम यहाँ पे 41वें साल भी उनके कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हमारे तमाम जितने भी हमारे लीडर हजरात है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के डॉक्टर वीरी साहब है, हुसैन साहब है, तौकीर साहब है, मजीद लालमी साहब है, रियाज साहब है, रिगामी साहब है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से हमारे डीडीसीज है, यूथ के हमारे यूथ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और बॉडी सारे हमेशा की तरह यहाँ आते हैं और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब मोहिद्दीन शाह साहब की भी 11वीं आज 19वीं बरसी है, जो कि श्रीनगर हमारे नवाज सुबह हेडक्वार्टर में मनाई जाती है। वो भी बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, शख्सियत रहे हैं और काफी कंट्रीब्यूशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के लिए। तो ये हज़रत दोस्तों रूटीन में हम यहाँ पे आते हैं और दोनों को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारी मैसेज जो आज के डेट में अपने साथियों को है वो ये है कि तंजीम को मजबूत करना है। तंजीम मजबूत है तो हम मजबूत है। और जहाँ रहा सवाल इधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानब से आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जब बात की गई तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि दरअसल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले कई बरस जम्मू कश्मीर के अवाम को तकालीफ दी। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों ने यहाँ पर अनरेस्ट जारी रखा था, जिससे बीजेपी ने अब खत्म किया है, ये अशोक कोल कहते हैं। अशोक कोल ये भी कहते हैं कि बीजेपी अपनी मुहिम जारी रखी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे। बीजेपी मैदान में है और हम इलेक्शन के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। डेवलपमेंट मॉडल को अवाम में ले रहे हैं, जिसको लेकर हम अवाम में जाएंगे और इसी के बदले अवाम से वोट भी हासिल करेंगे। ये अशोक कोल कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हैं। को जो मुश्किलात पिछले 30 सालों में दी है वो तो एनसी ने दी है, पीडीपी ने दी है। इन्होंने समझौता किया था कि हम अनरेस्ट रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, वो अनरेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया है। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से 1 महीने का जो हमने जनसंपर्क अभियान चलाया वो इलेक्शन के लिए ही चलाया और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी इलेक्शन हो जाएंगे। इल्जाम तो है कि बीजेपी नहीं चाहती आप इलेक्शन। ऐसा थोड़ी है, फिर बीजेपी घर में बैठ जाती है, बीजेपी फिर फील्ड में काम नहीं करती है। बीजेपी लगातार पिछले दिनों में आपने देखा कि बीजेपी लगातार फील्ड में काम करती है और बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन ज़रूर जम्मू कश्मीर में होंगे। पार्टियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लोग जो है वो मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ होने के कारण लोग जो इनको जिन लोगों पर विश्वास है वही लोग मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस बार लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे? नहीं, हम तो डेवलपमेंट, विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ एम्स, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हमारे यहाँ आईआईटी, हमारे यहाँ आईआईएम, हमारे यहाँ जम्मू श्रीनगर शहर को इतना सुंदर किया स्मार्ट सिटी के तहत। ये सब चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। सर, अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी होने वाली है अपोजिशन पार्टी से। नहीं, अपोजिशन पार्टी की होती रहेगी, हम थोड़ी, डेमोक्रेसी में हर एक को हक है काम करने की। चलिए अगली खबर में बात करते हैं चाडूरा श्रीनगर रोड की, जिसकी हालत देखकर आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाओगे। और हैरानी वाली ये बात है कि जहां जहां पर यह सड़क खराब है, ये मंजर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल R&B डिपार्टमेंट की बिल्कुल बाहर है। यानी R&B डिपार्टमेंट चाडूरा जो है उनके सहन से बिल्कुल सामने ही है, मुझसे ही है ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालत सड़क की, और एक बड़ा सब डिवीजन का एरिया है, लेकिन इस सड़क को यहाँ पर ठीक नहीं किया जाता। ये डल लेक नहीं है, बल्कि ये यहीं का एक इलाका है जिसकी सड़क काफ़ी खस्ता हो चुकी है। 1 फुट गहरा ये जो पैच होल है, और पैच होल क्या बोलेंगे, बल्कि एक डल नुमा शक्ल जो है इसने इख्तियार की हुई है। लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है, ट्रैफिक जैम भी इसी वजह से हो रहा है, लेकिन महकमा है कि उनकी गाड़ियां भी रोज यहां से गुजरती हैं। शायद ना उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं और ना ही वो इस हवाले से इसको ठीक करने के लिए कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। कस्बे का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तवारीखी कस्बा है, एक टाउन है। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी भी है और यहाँ तहसील हेडक्वार्टर भी है, सब डिवीज़न भी है।
लोगों का बड़ा रश रहता है। लेकिन बदकिस्मती से ये चावडोरा टू श्रीनगर जो रोड है, या ये रोड चारशी भी जाता है, ये रोड बड़ा ख़राब है पिछले कई साल से। इसमें खड्डे बहुत हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलात आती हैं, ट्रैफिक को आने जाने में मुश्किलात आते हैं। हर साल हालांकि ये PWD वाले इसमें खर्चा लगाते हैं, इसमें पैसे निकालते हैं, इसमें वो पैचिंग करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये पैचिंग उस हिसाब से की जाती है कि बस 3 या 2 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर ऐसा करते हैं कि ये जो खड्डे यहाँ होते हैं इसका दबाव है, ट्रैफिक का दबाव है, चलने का दबाव है, कुछ ऐसा कंक्रीट बनाए, सीमेंट जैसा लगाए जो श्रीनगर में कई जगह हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद। उधर पहलगाम के अंदर सर्कल रोड की भी हालत ऐसी है और वहां पर भी इस तरह के पैच होल्स बहुत सारे हैं जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई सालों से ये सड़क खस्ता है, जबकि यहाँ से VIPs का भी गुजर होता है, सयाहों का भी गुजर होता है, और सयाह जब इस रोड को देखते हैं तो उनका इंप्रेशन ही पहलगाम से मुतल्लिक खराब हो जाता है। न सिर्फ इतना बल्कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी जो पूरी सरकार यहाँ पर बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, तो फिर सयाह भी उन बुलंदबांग दावों से इस सड़क को देखकर न सिर्फ हैरान हो जाते हैं बल्कि वो वही मनफी जो इम्प्रेशन है वो साथ लेकर चले जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिछले 5-6 सालों से ये जो रोड यहाँ पे है डैमेज है। इसके बारे में हम बहुत सारे लोग गए थे COPD साहब के पास, हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में गए थे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन लगता है मुझे सोई हुई है। जैसा कि ये जो एरिया है यहाँ पे आप लोग कैमरा से दिखा सकते हो, ये टूरिस्ट का हब माना जाता है। ये VIP रोड सर्किट रोड जो है ये VIP रोड माना जाता है। आप लोगों के सामने अभी इसका हालात नजर आता है। यहाँ पे शाम के टाइम में जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे, जैसे कि रॉयल हिल्टन है, हिल टॉप है, यहाँ से हिल पार्क है, या गणेशबल आगे गांव है, वहाँ पे कम से कम 100 होटल से जो भी टूरिस्ट आता है वो डर जाता है। मतलब यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए कि जब यहाँ पे लोग ये हाल देखता है वो लोग बोलते हैं आप लोग के पास है क्या? ना लाइटें है ना रोड है, खाली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नजर आते यहाँ पे आते हैं, नजर ये देख के चला जाता है। अब आप क्या डिमांड? हमारी यही डिमांड है, मतलब 5-10 बार हम लोगों ने डिमांड की थी ये यहाँ पे। जी मैं आपको बताऊं, ज़रूर जब से मैंने ओहदा संभाला तो मेरे पास भी अक्सर डेलीगेट्स आए और उन्होंने भी यही कहा कि वो एक स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, दूसरा कुछ रोड का है। तो रोड का जहां तक सवाल है, हम वो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सईद हामिद साहब की उनके भी नोटिस में लाएंगे और R&B डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि पहलगाम ऑलरेडी ब्लूम पे है, टूरिस्ट सीजन ऑलरेडी ब्लूम पे है, तो हम चाहेंगे कि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है या लाइट्स का जहां तक सवाल है, मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्ट्रक्शन पास कर दी अपनी जो हमारी टेक्निकल विंग है कि इसमें इमीडिएटली जो भी हम कर सकते हैं ताकि जो लाइट सिस्टम है ये प्रॉपर रहे, ताकि वहां सैलानी कभी भी किसी भी वक्त रात के वक्त भी आ सकता है, जा सकता है, या दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं किसी भी किस्म की मुश्किलात किसी को ना हो। तो मैं जरूर यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा फोकस रहेगा कि ये लाइट सिस्टम जो है अच्छा हो जाए, और दूसरा जो हम चाहेंगे कि यहाँ के स्टेक होल्डर से मिलके ताकि आने वाला जो हमारा टूरिस्ट सीजन है ये यात्रा। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, भी अमान अल्लाह।